नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। एक सवाल मन में आता है कि आखिर उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को फाइनल करने की प्रक्रिया क्या है। कुछ तो तरीका तय किया होगा इन दोनों पार्टियों ने। आइए इसी पर बात करते हैं। दोनों दलों में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का तो कहना है कि इसी माह के अंत तक पहली लिस्ट जारी कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की, क्योंकि इस पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो टिकट बंटवारे के लिए बहुत ही पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। इनकी प्रक्रिया क्या है? भाजपा हर सीट को लेकर 3 लेयर पर सर्वे कराती है। पहला सर्वे भाजपा का प्रदेश संगठन कराता है, दूसरा सर्वे आरएसएस अपने लेवल पर कराता है और तीसरा सर्वे पार्टी की नेशनल टीम करवाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टिकट बंटवारे में इन सर्वे का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। यह सर्वे कोई एक बार नहीं, कुछ कुछ समय के अंतराल पर बार बार कराए जाते हैं। इन तीनों सर्वे के आधार पर हर सीट से आए दावेदारों में से 3 नामों का चयन किया जाता है। इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगाई जाती है। इन सर्वे का ही परिणाम है कि उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले पार्टी बुजुर्गों की जगह पर उत्तराखंड में युवा और महिलाओं को तरजीह देने की बात कर रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एज फैक्टर टिकट बंटवारे में बाधक नहीं बनेगा। दरअसल याद कीजिए, पिछली बार 2017 में भाजपा के 10 ऐसे नेता थे, 10 ऐसे चेहरे थे जिनकी उम्र 60 के पार थी। इनमें कालाडूंगी से बंशीधर भगत, काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा, अल्मोड़ा से रघुनाथ चौहान, डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, लालकुआ से नमीन दुबका, कर्णप्रयाग से सुरेंद्र सिंह नेगी के नाम इनमें शामिल है। इनमें से आज कई नेताओं की उम्र 70 पार हो गई है और जैसा कि भाजपा कहती है 70 पार के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वैसे भाजपा अपने नियम को खुद ही बनाती और तोड़ती रहती है। यहां पर भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में यह बात सामने आई है कि कई बुजुर्ग अभी भी जनता पर इतनी गहरी पकड़ रखते हैं कि उनके सामने टिकट मांग रहे युवा कहीं भी नहीं टिकते। इसलिए बुजुर्ग को टिकट देने पर मंथन किया जा रहा है। बुजुर्ग नेताओं को टिकट देने पर मंथन किया जा रहा है। वैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिला लेवल पर सर्वे के बाद 3 नामों का एक पैनल जिला लेवल पर बनता है और वो पैनल प्रदेश लेवल पर जाता है। प्रदेश लेवल का जो हाई कमान होता है उसको भेजा जाता है। इसके बाद इन नामों को लेकर प्रदेश के नेता दिल्ली जाते हैं और एक तरह से एक नाम को फाइनल कर आते हैं। कांग्रेस बहुत ज्यादा भांति भांति के सर्वे कराने में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखती है, लेकिन उत्तराखंड में एक बात है जो कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पार्टी ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी है जिसको पूरा करने में उम्मीदवारी के दावेदारों को बहुत परेशानी हो रही है। कांग्रेस के टिकट के दावेदार को पार्टी के लिए 2500 सदस्य बनाने की शर्त रखी गई है। यह अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही 5 साल की अपनी एक्टिविटी का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें कितने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कितने कार्यक्रम करवाए, किन किन पदों पर रहे, कितने धरने प्रदर्शन जुलूस निकाले, आदि आदि। वैसे एक सच यह भी है कि कई कांग्रेसी कई सीटों पर ये 5 साल का जो ब्यौरा है ये भी नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने 5 साल में कुछ किया हो। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान अखबार ने इसको लेकर एक खबर छापी है, वह भी बाकायदा सीटों के और नाम के साथ। एक और बात, दावेदारी का शुल्क तय किया है कांग्रेस ने। यह सामान्य श्रेणी के दावेदारों के लिए 10,000 रुपए और SC, ST, OBC के दावेदारों के लिए 5,000 रुपए तय किया गया है। वैसे सच तो यह भी है कि टिकट में राजनीतिक हैसियत के साथ साथ सिफारिशों और गुटबाजी का बड़ा रोल होता है। इसीलिए यहां मैं जिस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं यह एक सच है, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि टिकट मिलने की शर्तों में एक जोड़ तोड़ की शर्त भी होती है। अगर आप इसमें माहिर नहीं है तो कई बार जिताऊ चेहरा भी टिकट पाने से वंचित रह जाता है। यह भी एक सच है। इसीलिए अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। एक एक कर सारे नाम चेहरे सामने आने ही वाले हैं दोनों पार्टियों की। कांग्रेस ने तो कह भी दिया है कि इसी माह पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।